दोस्तों, कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोगों को एक ऐसे मोड़ पर मिलाती है जहां से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। हंस या चांद। ये कहानी है कबीर की, एक खतरनाक, डराने वाला, लेकिन दिल के अंदर कहीं बहुत टूटा हुआ माफिया बॉय खोपड़ी फायर, जिसके एक इशारे पर पूरी दुनिया कांपती है, जिसकी आंखों में किसी के लिए भी रहम नहीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसकी जिंदगी में आती है एक मासूम 16 साल की लड़की, जिसकी मुस्कान में सुकून है और आंखों में मासूमियत का समंदर। चेरी ब्लॉसम। वो नहीं जानती थी कि जिसे उसने मौत से बचाया है वही उसकी जिंदगी बदल देने वाला बन जाएगा। धीरे धीरे नफरत के साए में प्यार की चिंगारी जल उठती है। जहां एक तरफ अंधेरा है, वहीं दूसरी तरफ रोशनी की मासूम सी किरण। दोनों की तकदीरें आपस में बंध जाती हैं, एक ऐसे रिश्ते में जो खतरनाक भी है और बेहद रोमांटिक भी। दोस्तों, तैयार हो जाए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जहां प्यार, खतरा और जुनून तीनों साथ चलते हैं। इनोसेंट गर्ल, चमकता दिल, लव माफिया बॉय, प्यार जो मासूम भी है और जानलेवा भी। चैप्टर 1, बचने की दौड़। रात का सन्नाटा उस सुनसान रोड पर कुछ ज्यादा ही घना था। दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों की परछाइयां और घरों की अंधेरी सिलुएट दिख रही थी। हवाओं में किसी अनजाने भय की गंध थी। एक प्यारी सी लड़की, लगभग 16 साल की, नाजुक कद काठी और मासूम चेहरे वाली, अपने हाफ फटे वाले ब्राउन फ्रॉक में तेजी से दौड़ रही थी। फ्रॉक कभी सफेद थी, लेकिन अब मिट्टी और खून के दागों से रंग बदल चुका था। बीच बीच में कपड़े फट चुके थे, पर उसे इन सब बातों की फिक्र नहीं। उसकी फिक्र केवल एक ही चीज पर। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती, पत्थर, झाड़ियां, अंधेरा, और हर बार उसका दिल जोर से धड़क उठता। कदमों की आवाज, किसी के कहर भरते श्वास की आवाज या झाड़ियों से उठती किसी अजीब खनक ने उसे बार बार ठिठका दिया। मन के अंदर एक सच्ची आवाज बार बार कहती, अगर वे पकड़ लेंगे तो खत्म हो जाओगी। इसलिए उसने फैसला किया, सड़क पर रुकना मौत के बराबर है। बेहतर है जंगल की ओर चली जाऊं, अंधेरे में कहीं छिप जाऊं। जंगल की ओर कदम बढ़ाते ही उसकी सांसें कटने लगी। दिल छाती से बाहर निकलने को है और हाथ कांप रहे थे। एक पल उसने सोचा, यहाँ छुपना है या फिर किसी जगह मदद ढूंढनी है, पर किसी तरह का निर्णय लेना उसके लिए मुश्किल था। वो रोना चाहती थी पर आंसू पोंछकर अपने आप को हिम्मत देती, नहीं, अभी रोने का वक्त नहीं, पहले बचना है, फिर कुछ सोचना। तभी सीन बदलता है और उसी अंधेरे जंगल की दूसरी तरफ एक आदमी दिखाई देता है, कड़वी सांसें लेता, औरतों बच्चों से दूर रहने वाला, खतरे की तरह खड़ा इंसान। वही आदमी जिसे इस शहर में लोग नाम से जानते हैं, कबीर। उसके कपड़ों के कई बटन टूट चुके थे, चेहरा बुरी तरह फटा चाटा और उसके मुंह से खून निकल चुका था। वो एक पेड़ से टेक लगाकर बैठा था, आंखों में नशे और दर्द का मिला जुला अक्स दिखाई दे रहा था। उसका दिमाग अच्छा नहीं चल रहा था। बोझिल सांसों के बीच वो खुद से ही बात करता था, जैसे हर चीज पर उसका गुस्सा और दर्द भी झलक रहा हो। क्यों इतनी जल्दी? क्यों सब कुछ उलझ गया? पर उसकी आवाज में कोई भीख मांगने का सुर नहीं था। उसकी लफ्जों की डिक्शनरी में मदद मांगना नाम की कोई बात नहीं थी। वो मरने के लिए भी किसी से हाथ नहीं फैलाता। यही उसकी आदत, यही उसकी शख्सियत थी, अकेला, खतरनाक और गुमनाम। वो धीमी चाल से पेड़ से उठता है, शरीर में दर्द की हलचल के साथ आगे बढ़ता है। चारों ओर जंगली हरियाली और अंधेरा है। कबीर सोचता है कि कुछ लोग आज कहीं और फंस गए होंगे। उसे इस बात की फिक्र है कि उसका कुछ डरावना काम अभी बाकी है, पर वो किसी का इंतजार नहीं करता। वो अकेला अपने रास्ते चलता है। और वहीं जंगल के दूसरी तरफ हमारी हीरोइन अभी भी छुपी हुई थी। उसने एक पेड़ के पीछे बैठकर हौले से अपनी सांसें संभाली। उसने देखा, पीछे की आवाजें धीरे धीरे कम हो गई। उसके मन ने राहत की एक छोटी सी किरण देख ली। लगता है मैंने उन्हें पीछे छोड़ दिया, वो खुद से बोली, पर दिल के अंदर डर अभी भी पका हुआ था। उसे पता था कि यह अभी खत्म नहीं हुआ। उसे एक मकसद चाहिए था, सिर्फ बचना ही नहीं, बल्कि बदला लेने का ख्याल भी उसके मन में पनप रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और ठान लिया, मैं जीवित रहूंगी, और जो हुआ उसका हिसाब भी लूंगी। वो बहुत नाजुक सी दिखती थी, कमजोर, कांपती हुई, पर उसके दिल में एक अजीब सी आग जल रही थी। खाने पीने और सामान्य जीवन की कई चीजें जस की तस रह गई थीं। उसे सी दुनिया ने जल्दी में बड़ा कर दिया था। उसने अपने हाथ कसकर थामे और अंदर से खुद को तैयार किया कि अब डर के आगे झुकना नहीं है।
चैप्टर 2, पहली मुलाकात। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि हमारी प्यारी सी हीरोइन का नाम है आशु, वही मासूम नाजुक सी लड़की जो मौत से भागती हुई उस सुनसान जंगल तक आ पहुंची थी। पर अब किस्मत ने उसके रास्ते में कुछ ऐसा मोड़ रखा था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। हंसिया चांद। रात अब और भी गहरी हो चली थी। हवा में ठंडक बढ़ चुकी थी और पेड़ों की टहनियां सरसराती आवाजें कर रही थी। आशु ने जैसे ही जंगल के अंदर कुछ कदम आगे बढ़ाए, झाड़ियों के पीछे से किसी की कराहने की हल्की सी आवाज आई। वो चौंक गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने डरते हुए धीरे से पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। वो सोचती है, नहीं, मुझे किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। पर फिर उसका दिल कहता है, अगर कोई घायल है तो मुझे देखना चाहिए, शायद किसी को मेरी जरूरत हो। आशु का मासूम दिल आखिरकार उसकी हिम्मत से जीत जाता है। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ती है जहां से आवाज आ रही थी। झाड़ियों को हटाते हुए जब वो पास पहुंचती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। वहां जमीन पर एक आदमी पड़ा था, पूरी तरह खून से लथपथ। उसकी बांह से लगातार खून बह रहा था। कपड़े फटे हुए थे और पास की मिट्टी लाल हो चुकी थी। आशु के कदम खुद ब खुद उसकी ओर भागते हैं। वो झुककर उसके पास बैठ जाती है, उसके चेहरे को हल्के से थपथपाती है। हेलो, सुनिए, आप ठीक तो हैं? आंखें खोलिए, प्लीज कुछ तो बोलिए। पर वो आदमी मुश्किल से सांस ले रहा था, आंखें खुल नहीं रही थी। आशु के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने चारों ओर देखा, न पानी, न कोई मदद। वो घबराई, पर खुद को संभाला। उसने नीचे देखा, उसके अपने कपड़े फट चुके थे, पर फ्रॉक का निचला हिस्सा मोटे कपड़े का था। शायद इससे काम चल जाए, उसने खुद से कहा। वो तुरंत फ्रॉक का एक हिस्सा फाड़ती है, कपड़े को कसकर मोड़ती है और उस आदमी की बाजू पर बांध देती है ताकि खून का बहाव रुक सके। उसकी आंखों में आंसू थे, पर हाथों में हिम्मत थी। वो पूरी ताकत से पट्टी कसती है और फिर धीरे से बोलती है, बस, अब ठीक हो जाएगा, थोड़ा रुकिए। तभी वो घायल आदमी हल्के से होंठ हिलाता है, मानो कुछ कहना चाहता हो। आशु झुककर उसके पास जाती है। क्या कहा आपने? कुछ चाहिए? आदमी बमुश्किल फुसफुसाता है। पानी। आशु की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। पानी? पर यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? वो खुद से बुदबुदाती है। वो चारों ओर देखती है और फिर ठान लेती है, मुझे पानी ढूंढना ही होगा। वो पास की दिशा में चल पड़ती है, रास्ते में पेड़ों पर निशान बनाती जाती है ताकि वापसी में रास्ता न भूल जाए। करीब 10 मिनट बाद उसे एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है। थैंक गॉड, वो खुशी से कहती है। वो पास के बड़े पत्तों को तोड़ती है, दो मोटे पत्तों को आपस में जोड़कर एक छोटा सा पात्र बना लेती है। उसमें पानी भरती है और वापस दौड़ पड़ती है। रास्ते में उसे जमीन पर एक अजीब सा छोटा रिमोट जैसा बटन पड़ा दिखता है। वो रुककर उसे उठाती है और सोचती है, ये क्या चीज है? पर समय कम था, इसलिए उसे अपने साथ रख लेती है और वापस चल देती है। जब वो लौटती है तो देखती है कि वही आदमी अब थोड़ा सा उठकर बैठने की कोशिश कर रहा है। वो दौड़कर उसके पास जाती है। सुनिए, मैंने पानी लाया है। वो उसके सिर को संभालती है और पत्ते से थोड़ा थोड़ा पानी उसके होठों से लगाती है। वो आदमी, जिसका नाम था कबीर, धीरे धीरे पानी पी लेता है। पानी का हर घूंट जैसे उसके अंदर नई जान डाल देता है। वो आंखें खोलता है और पहली बार आशु को देखता है। उसकी नज़र कुछ पल के लिए ठहर जाती है। वो छोटी सी, मिट्टी में सनी लड़की, जिसकी नीली आंखों में डर से ज्यादा सच्चाई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, होठों पर हल्का कांपता सा कपकपी, पर फिर भी उसके अंदर अजीब सी हिम्मत थी। कबीर हल्की मुस्कान लाता है और कहता है, तो तुम मेरी मदद करने आई हो या खुद भी रास्ता भूल गई हो? आशु थोड़ा शर्मा जाती है, उसकी आवाज कांपती है। मैं खुद भी मुसीबत में हूँ। आपकी हालत देखी तो छोड़ नहीं पाई। कबीर हल्की हंसी में कहता है, कमाल है, दोनों मुसीबत में हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उसके लफ्जों में दर्द भी था और अपनापन भी। आशु की आंखें भर आती हैं। हम दोनों को कोई बचाएगा भी या नहीं? कबीर उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, शायद अब मुझे मदद मांगनी पड़ेगी। उसकी आंखें मुश्किल से खुल रही थीं, पर वो याद करने की कोशिश करता है। मैंने पास में एक रिमोट रखा था, अगर वो दबाओगी तो शायद मदद आ जाएगी। आशु चौंककर कहती है, रिमोट? हाँ, रास्ते में कुछ मिला था। वो उसे जल्दी से निकालती है। कबीर धीमी आवाज में बोलता है, उसका लाल बटन दबाओ। आशु बिना सोचे समझे वैसा ही करती है।
कुछ सेकंड तक सब शांत रहता है। आशु डर जाती है, कुछ हुआ नहीं, शायद वो काम नहीं कर रहा। कबीर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उसे देखता है, अब साफ साफ देख पा रहा था। आशु का चेहरा गोल और मासूम था। नीली आंखें रात की चांदनी जैसी चमक रही थी और उसके गालों पर मिट्टी की परत के बीच भी एक अजीब सी खूबसूरती झलक रही थी। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, मदद तो आएगी, बस थोड़ा सब्र रखो। आशु हौले से मुस्कुराती है। ठीक है, लेकिन आपके चेहरे पर खून लगा है, इसे साफ कर लीजिए। कबीर कुछ कहने ही वाला था कि आशु बोल उठती है, रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। वो अपने छोटे हाथों में पानी लेती है और धीरे धीरे कबीर के चेहरे से खून और मिट्टी पोंछने लगती है। कबीर अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसके अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। इतना दर्द, इतनी ठंडक और फिर भी उसके स्पर्श में एक गर्माहट थी। चेहरा साफ करने के बाद कबीर थोड़ी राहत की सांस लेता है। अब वो साफ साफ बोल पाता है और पहली बार मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? आशु हल्की हंसी में जवाब देती है, आशु। कबीर सिर हिलाता है, सुंदर नाम है, मासूम नाम। आशु के होठों पर हल्की मुस्कान फैल जाती है। वो बचा हुआ पानी पीती है और कहती है, अब आपको भी थोड़ा आराम करना चाहिए। कबीर कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी दोनों के कानों में एक तेज धमाके जैसी आवाज गूंजती है। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगती हैं। दूर कहीं किसी इंजन की गर्जना सुनाई देती है। आशु घबराकर कबीर की ओर देखती है। ये आवाज क्या थी? कबीर की आंखों में चिंता की लकीरें उतर आती हैं। वो धीमी आवाज में कहता है, लगता है कोई आ गया है। क्या वो कबीर के दुश्मन है या कोई नया मोड़ जो आशु की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा? जानने के लिए सुनते रहिए। गुलाब, इनोसेंट गर्ल, चमकता दिल, लव माफिया बॉय। गुलाब, एक मासूम मुलाकात जो अब किस्मत की कहानी बनने वाली है। चैप्टर 3, रहस्यमयी आवाज और उड़ता हेलीकॉप्टर। डिजी घने जंगल में अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाजें और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आशु कबीर की चोट पर कपड़ा बांधने के बाद भी बेचैन थी। उसका दिल अब भी धक धक कर रहा था। तभी अचानक एक तेज आवाज ने पूरे जंगल को हिला दिया। हवा में किसी भारी मशीन के पंखों की गूंज भर गई। आशु घबराकर कबीर का हाथ पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो कांपते हुए कहती है, ग्रेटर दैन, ये आवाज कैसी है? क्या कोई आ रहा है? कबीर उसकी आंखों में देखता है। उसकी मासूमियत में उसे अजीब सी राहत महसूस होती है। वो हल्के से मुस्कुराता है और सोचता है, इतनी छोटी सी लड़की और इतनी बहादुर, मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। आवाज और नजदीक आती है। अब हेलीकॉप्टर के पंखों की गूंज इतनी तेज हो जाती है कि जमीन हिलने लगती है। पेड़ों के पत्ते उड़ने लगते हैं और धूल का एक बादल सा फैल जाता है। आशु डरकर कबीर के और करीब सिमट जाती है। वो धीमी आवाज में कहती है, ग्रेटर दैन, मुझे डर लग रहा है। क्या ये लोग हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? कबीर उसके सिर पर हल्के से हाथ रखता है और कहता है, ग्रेटर दैन, डरने की जरूरत नहीं, ये मेरे लोग हैं। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर जमीन के करीब आता है और उसमें से कई ब्लैक कपड़ों में ढके हुए बॉडीगार्ड्स उतरते हैं। उनके हाथों में बड़े बड़े गन थे और चेहरों पर सिर्फ आंखें दिख रही थीं। पूरे जंगल में जैसे किसी सेना ने डेरा डाल दिया हो। आशु उन्हें देखती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। ग्रेटर दैन, ये कौन लोग हैं? वो मन ही मन सोचती है। ये आदमी आखिर है कौन? इसके लिए इतने हथियारबंद लोग? तभी उन लोगों में से एक आदमी दौड़कर आता है। उसकी आंखें सिल्वर जैसी चमक रही थी। बाल रेड कलर के थे और उसने ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन का सूट पहना था। वो झुककर कहता है, ग्रेटर दैन, सर, आपको इतनी चोट लग गई, हमें माफ कर दीजिए, हम आपका लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाए। कबीर गहरी सांस लेकर जवाब देता है, ग्रेटर दैन, तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं खुद नहीं चाहता था कि कोई मेरा ट्रैक करे। वो धीमे से उठता है मगर उसका ध्यान अब भी उस छोटी लड़की पर था जो उसके कंधे से सिर टिकाए बैठी थी। आशु। रेड हेयर वाला आदमी कबीर की ओर बढ़ता है। ग्रेटर दैन, सर, ये लड़की कौन है? कबीर अपनी ठंडी नजरों से देखता है और कहता है, ग्रेटर दैन, जिसने मेरी जान बचाई है। वो अपने घायल कंधे के बावजूद आशु को गोद में उठाता है जैसे वो कोई नन्ही गुड़िया हो। वो एक हाथ से सीढ़ियां पकड़ता है और दूसरे हाथ से आशु को अपने सीने से लगाए हुए ऊपर चढ़ने लगता है। चारों तरफ के बॉडीगार्ड्स चुपचाप रास्ता बना देते हैं।
हेलीकॉप्टर में पहुंचकर वो आशु को धीरे से सीट पर लिटाता है। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था। कबीर उसे देखता है और उसके होठों पर एक मुस्कान आती है। ग्रेटर दैन यू आर माई एंजल, ये कहते हुए वो अपनी सीट पर टिक जाता है, आंखें बंद कर लेता है। हेलीकॉप्टर अब आसमान की ओर उड़ने लगता है। नीचे जंगल की हरियाली धीरे धीरे गायब होने लगती है, जैसे जमीन उन दोनों को पीछे छोड़ रही हो। हेलीकॉप्टर का पायलट जो ड्राइव कर रहा था, जब उसने रियर मिरर में अपने बॉस को मुस्कुराते देखा, उसका वो आदमी जिसका नाम था कबीर धीरे धीरे पानी पी लेता है। पानी का हर घूंट जैसे उसके अंदर नई जान डाल देता है। वो आंखें खोलता है और पहली बार आशु को देखता है। उसकी नज़र कुछ पल के लिए ठहर जाती है। वो छोटी सी मिट्टी में सनी लड़की, जिसकी नीली आंखों में डर से ज्यादा सच्चाई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, होठों पर हल्का कांपता सा कपकपी, पर फिर भी उसके अंदर अजीब सी हिम्मत थी। कबीर हल्की मुस्कान लाता है और कहता है, तो तुम मेरी मदद करने आई हो या खुद भी रास्ता भूल गई हो? आशु थोड़ा शर्मा जाती है, उसकी आवाज कांपती है। मैं खुद भी मुसीबत में हूँ, आपकी हालत देखी तो छोड़ नहीं पाई। कबीर हल्की हंसी में कहता है, कमाल है, दोनों मुसीबत में हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उसके लफ्जों में दर्द भी था और अपनापन भी। आशु की आंखें भर आती हैं। हम दोनों को कोई बचाएगा भी या नहीं? कबीर उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, शायद अब मुझे मदद मांगनी पड़ेगी। उसकी आंखें मुश्किल से खुल रही थीं, पर वो याद करने की कोशिश करता है। मैंने पास में एक रिमोट रखा था, अगर वो दबाओगी तो शायद मदद आ जाएगी। आशु चौंक कर कहती है, रिमोट? हाँ, रास्ते में कुछ मिला था। वो उसे जल्दी से निकालती है। कबीर धीमी आवाज में बोलता है, उसका लाल बटन दबाओ। आशु बिना सोचे समझे वैसा ही करती है। कुछ सेकंड तक सब शांत रहता है। आशु डर जाती है, कुछ हुआ नहीं, शायद वो काम नहीं कर रहा। कबीर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उसे देखता है, अब साफ साफ देख पा रहा था। आशु का चेहरा गोल और मासूम था। नीली आंखें रात की चांदनी जैसी चमक रही थी और उसके गालों पर मिट्टी की परत के बीच भी एक अजीब सी खूबसूरती झलक रही थी। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, मदद तो आएगी, बस थोड़ा सब्र रखो। आशु हौले से मुस्कुराती है, ठीक है, लेकिन आपके चेहरे पर खून लगा है, इसे साफ कर लीजिए। कबीर कुछ कहने ही वाला था कि आशु बोल उठती है, रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। वो अपने छोटे हाथों में पानी लेती है और धीरे धीरे कबीर के चेहरे से खून और मिट्टी पोंछने लगती है। कबीर अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसके अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। इतना दर्द, इतनी ठंडक और फिर भी उसके स्पर्श में एक गर्माहट थी। चेहरा साफ करने के बाद कबीर थोड़ी राहत की सांस लेता है। अब वो साफ साफ बोल पाता है और पहली बार मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? आशु हल्की हंसी में जवाब देती है, आशु। कबीर सिर हिलाता है, सुंदर नाम है, मासूम नाम। आशु के होठों पर हल्की मुस्कान फैल जाती है। वो बचा हुआ पानी पीती है और कहती है, अब आपको भी थोड़ा आराम करना चाहिए। कबीर कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी दोनों के कानों में एक तेज धमाके जैसी आवाज गूंजती है। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगती हैं। दूर कहीं किसी इंजन की गर्जना सुनाई देती है। आशु घबराकर कबीर की ओर देखती है। ये आवाज क्या थी? कबीर की आंखों में चिंता की लकीरें उतर आती हैं। वो धीमी आवाज में कहता है, लगता है कोई आ गया है। क्या वो कबीर के दुश्मन है या कोई नया मोड़ जो आशु की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा? जानने के लिए सुनते रहिए। गुलाब, इनोसेंट गर्ल, चमकता दिल, लव माफिया बॉय। गुलाब, एक मासूम मुलाकात जो अब किस्मत की कहानी बनने वाली है। चैप्टर 3, रहस्यमयी आवाज और उड़ता हेलीकॉप्टर। डिजी घने जंगल में अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाजें और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आशु कबीर की चोट पर कपड़ा बांधने के बाद भी बेचैन थी। उसका दिल अब भी धक धक कर रहा था। तभी अचानक एक तेज आवाज ने पूरे जंगल को हिला दिया। हवा में किसी भारी मशीन के पंखों की गूंज भर गई। आशु घबराकर कबीर का हाथ पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो कांपते हुए कहती है, ग्रेटर दैन, ये आवाज कैसी है? क्या कोई आ रहा है? कबीर उसकी आंखों में देखता है। उसकी मासूमियत में उसे अजीब सी राहत महसूस होती है। वो हल्के से मुस्कुराता है और सोचता है, इतनी छोटी सी लड़की और इतनी बहादुर।
मुझे बचाने की कोशिश कर रही हैं। आवाज और नजदीक आती है। अब हेलीकॉप्टर के पंखों की गूंज इतनी तेज हो जाती है कि जमीन हिलने लगती है। पेड़ों के पत्ते उड़ने लगते हैं और धूल का एक बादल सा फैल जाता है। आशु डरकर कबीर के और करीब सिमट जाती है। वो धीमी आवाज में कहती है, ग्रेटर दैन, मुझे डर लग रहा है। क्या ये लोग हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? कबीर उसके सिर पर हल्के से हाथ रखता है और कहता है, ग्रेटर दैन, डरने की जरूरत नहीं। ये मेरे लोग हैं। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर जमीन के करीब आता है और उसमें से कई ब्लैक कपड़ों में ढके हुए बॉडीगार्ड्स उतरते हैं। उनके हाथों में बड़े बड़े गन थे और चेहरों पर सिर्फ आंखें दिख रही थीं। पूरे जंगल में जैसे किसी सेना ने डेरा डाल दिया हो। आशु उन्हें देखती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। ग्रेटर दैन, ये कौन लोग हैं? वो मन ही मन सोचती है। ये आदमी आखिर है कौन? इसके लिए इतने हथियारबंद लोग? तभी उन लोगों में से एक आदमी दौड़कर आता है। उसकी आंखें सिल्वर जैसी चमक रही थी। बाल रेड कलर के थे और उसने ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन का सूट पहना था। वो झुककर कहता है, ग्रेटर दैन, सर, आपको इतनी चोट लग गई। हमें माफ कर दीजिए, हम आपका लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाए। कबीर गहरी सांस लेकर जवाब देता है, ग्रेटर दैन, तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं खुद नहीं चाहता था कि कोई मेरा ट्रैक करे। वो धीमे से उठता है मगर उसका ध्यान अब भी उस छोटी लड़की पर था जो उसके कंधे से सिर टिकाए बैठी थी। आशु। रेड हेयर वाला आदमी कबीर की ओर बढ़ता है। ग्रेटर दैन, सर, ये लड़की कौन है? कबीर अपनी ठंडी नजरों से देखता है और कहता है, ग्रेटर दैन, जिसने मेरी जान बचाई है। वो अपने घायल कंधे के बावजूद आशु को गोद में उठाता है जैसे वो कोई नन्ही गुड़िया हो। वो एक हाथ से सीढ़ियां पकड़ता है और दूसरे हाथ से आशु को अपने सीने से लगाए हुए ऊपर चढ़ने लगता है। चारों तरफ के बॉडीगार्ड्स चुपचाप रास्ता बना देते हैं। हेलीकॉप्टर में पहुंचकर वो आशु को धीरे से सीट पर लिटाता है। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था। कबीर उसे देखता है और उसके होठों पर एक मुस्कान आती है। ग्रेटर दैन, यू आर माई एंजल। ये कहते हुए वो अपनी सीट पर टिक जाता है, आंखें बंद कर लेता है। हेलीकॉप्टर अब आसमान की ओर उड़ने लगता है। नीचे जंगल की हरियाली धीरे धीरे गायब होने लगती है, जैसे जमीन उन दोनों को पीछे छोड़ रही हो। हेलीकॉप्टर का पायलट जो ड्राइव कर रहा था, जब उसने रियर मिरर में अपने बॉस को मुस्कुराते देखा, उसका वो आदमी, जिसका नाम था कबीर, धीरे धीरे पानी पी लेता है। पानी का हर घूंट जैसे उसके अंदर नई जान डाल देता है। वो आंखें खोलता है और पहली बार आशु को देखता है। उसकी नज़र कुछ पल के लिए ठहर जाती है। वो छोटी सी, मिट्टी में सनी लड़की, जिसकी नीली आंखों में डर से ज्यादा सच्चाई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, होठों पर हल्का कांपता सा कपकपी, पर फिर भी उसके अंदर अजीब सी हिम्मत थी। कबीर हल्की मुस्कान लाता है और कहता है, तो तुम मेरी मदद करने आई हो या खुद भी रास्ता भूल गई हो? आशु थोड़ा शर्मा जाती है। उसकी आवाज कांपती है, मैं खुद भी मुसीबत में हूँ। आपकी हालत देखी तो छोड़ नहीं पाई। कबीर हल्की हंसी में कहता है, कमाल है, दोनों मुसीबत में हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उसके लफ्जों में दर्द भी था और अपनापन भी। आशु की आंखें भर आती हैं। हम दोनों को कोई बचाएगा भी या नहीं? कबीर उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, शायद अब मुझे मदद मांगनी पड़ेगी। उसकी आंखें मुश्किल से खुल रही थीं, पर वो याद करने की कोशिश करता है। मैंने पास में एक रिमोट रखा था, अगर वो दबाओगी तो शायद मदद आ जाएगी। आशु चौंककर कहती है, रिमोट? हाँ, रास्ते में कुछ मिला था। वो उसे जल्दी से निकालती है। कबीर धीमी आवाज में बोलता है, उसका लाल बटन दबाओ। आशु बिना सोचे समझे वैसा ही करती है। कुछ सेकंड तक सब शांत रहता है। आशु डर जाती है, कुछ हुआ नहीं, शायद वो काम नहीं कर रहा। कबीर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उसे देखता है, अब साफ साफ देख पा रहा था। आशु का चेहरा गोल और मासूम था। नीली आंखें रात की चांदनी जैसी चमक रही थी और उसके गालों पर मिट्टी की परत के बीच भी एक अजीब सी खूबसूरती झलक रही थी। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, मदद तो आएगी, बस थोड़ा सब्र रखो। आशु हौले से मुस्कुराती है, ठीक है, लेकिन आपके चेहरे पर खून लगा है, इसे साफ कर लीजिए। कबीर कुछ कहने ही वाला था कि आशु बोल उठती है, रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। वो अपने छोटे हाथों में पानी लेती है और धीरे धीरे कबीर के चेहरे से खून और मिट्टी पोंछने लगती है। कबीर अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसके अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। इतना दर्द,
इतनी ठंडक और फिर भी उसके स्पर्श में एक गर्माहट थी। चेहरा साफ करने के बाद कबीर थोड़ी राहत की सांस लेता है। अब वो साफ साफ बोल पाता है और पहली बार मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? आशु हल्की हंसी में जवाब देती है। आशु। कबीर सिर हिलाता है। सुंदर नाम है, मासूम नाम। आशु के होठों पर हल्की मुस्कान फैल जाती है। वो बचा हुआ पानी पीती है और कहती है, अब आपको भी थोड़ा आराम करना चाहिए। कबीर कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी दोनों के कानों में एक तेज धमाके जैसी आवाज गूंजती है। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगती हैं। दूर कहीं किसी इंजन की गर्जना सुनाई देती है। आशु घबराकर कबीर की ओर देखती है। ये आवाज क्या थी? कबीर की आंखों में चिंता की लकीरें उतर आती हैं। वो धीमी आवाज में कहता है, लगता है कोई आ गया है। क्या वो कबीर के दुश्मन है या कोई नया मोड़ जो आशु की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा? जानने के लिए सुनते रहिए। गुलाब, इनोसेंट गर्ल, चमकता दिल, लव माफिया बॉय। गुलाब, एक मासूम मुलाकात जो अब किस्मत की कहानी बनने वाली है। चैप्टर 3, रहस्यमयी आवाज और उड़ता हेलीकॉप्टर। डिजी घने जंगल में अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा था। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ झींगुरों की आवाजें और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आशु कबीर की चोट पर कपड़ा बांधने के बाद भी बेचैन थी। उसका दिल अब भी धक धक कर रहा था। तभी अचानक एक तेज आवाज ने पूरे जंगल को हिला दिया। हवा में किसी भारी मशीन के पंखों की गूंज भर गई। आशु घबराकर कबीर का हाथ पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो कांपते हुए कहती है, ग्रेटर दैन, ये आवाज कैसी है? क्या कोई आ रहा है? कबीर उसकी आंखों में देखता है। उसकी मासूमियत में उसे अजीब सी राहत महसूस होती है। वो हल्के से मुस्कुराता है और सोचता है, इतनी छोटी सी लड़की और इतनी बहादुर, मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। आवाज और नजदीक आती है। अब हेलीकॉप्टर के पंखों की गूंज इतनी तेज हो जाती है कि जमीन हिलने लगती है। पेड़ों के पत्ते उड़ने लगते हैं और धूल का एक बादल सा फैल जाता है। आशु डरकर कबीर के और करीब सिमट जाती है। वो धीमी आवाज में कहती है, ग्रेटर दैन, मुझे डर लग रहा है। क्या ये लोग हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? कबीर उसके सिर पर हल्के से हाथ रखता है और कहता है, ग्रेटर दैन, डरने की जरूरत नहीं। ये मेरे लोग हैं। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर जमीन के करीब आता है और उसमें से कई ब्लैक कपड़ों में ढके हुए बॉडीगार्ड्स उतरते हैं। उनके हाथों में बड़े बड़े गन थे और चेहरों पर सिर्फ आंखें दिख रही थीं। पूरे जंगल में जैसे किसी सेना ने डेरा डाल दिया हो। आशु उन्हें देखती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। ग्रेटर दैन, ये कौन लोग हैं? वो मन ही मन सोचती है। ये आदमी आखिर है कौन? इसके लिए इतने हथियारबंद लोग? तभी उन लोगों में से एक आदमी दौड़कर आता है। उसकी आंखें सिल्वर जैसी चमक रही थी। बाल रेड कलर के थे और उसने ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन का सूट पहना था। वो झुककर कहता है, ग्रेटर दैन, सर, आपको इतनी चोट लग गई। हमें माफ कर दीजिए, हम आपका लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाए। कबीर गहरी सांस लेकर जवाब देता है, ग्रेटर दैन, तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं खुद नहीं चाहता था कि कोई मेरा ट्रैक करे। वो धीमे से उठता है मगर उसका ध्यान अब भी उस छोटी लड़की पर था जो उसके कंधे से सिर टिकाए बैठी थी। आशु। रेड हेयर वाला आदमी कबीर की ओर बढ़ता है। ग्रेटर दैन, सर, ये लड़की कौन है? कबीर अपनी ठंडी नजरों से देखता है और कहता है, ग्रेटर दैन, जिसने मेरी जान बचाई है। वो अपने घायल कंधे के बावजूद आशु को गोद में उठाता है जैसे वो कोई नन्ही गुड़िया हो। वो एक हाथ से सीढ़ियां पकड़ता है और दूसरे हाथ से आशु को अपने सीने से लगाए हुए ऊपर चढ़ने लगता है। चारों तरफ के बॉडीगार्ड चुपचाप रास्ता बना देते हैं। हेलीकॉप्टर में पहुंचकर वो आशु को धीरे से सीट पर लिटाता है। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था। कबीर उसे देखता है और उसके होठों पर एक मुस्कान आती है। ग्रेटर दैन, यू आर माई एंजल। ये कहते हुए वो अपनी सीट पर टिक जाता है, आंखें बंद कर लेता है। हेलीकॉप्टर अब आसमान की ओर उड़ने लगता है। नीचे जंगल की हरियाली धीरे धीरे गायब होने लगती है, जैसे जमीन उन दोनों को पीछे छोड़ रही हो। हेलीकॉप्टर का पायलट जो ड्राइव कर रहा था, जब उसने रियर मिरर में अपने बॉस को मुस्कुराते देखा, उसका च। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएगा। चमकता दिल, फोल्डेड हैंड्स। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी मैं अगला पार्ट और नई स्टोरी आपके लिए ला पाऊंगी। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। चैप्टर 6,
स्टडी रूम का राज और एक नन्ही जीनियस वन। शाम का शांत समय था। पूरा पैलेस लगभग खाली, एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ। कहीं कोई सर्वेंट नहीं, कोई आहट नहीं, बस महल की शानो शौकत और उसके बीचों बीच कबीर का साम्राज्य। कबीर अपने स्टडी रूम में था। वो बड़े ओकवुड वाले डेस्क पर झुककर फाइलों में डूबा हुआ था। गंभीर चेहरा, बिखरे बाल और बीच बीच में टेबल पर रखी घड़ी की टिक टिक। उधर हमारी नन्ही मासूम हीरोइन आशु अपने रूम में अकेली पड़ी बोर हो रही थी। बेड पर लेटकर अपने पैरों को हवा में हिला रही थी। ग्रेटर दैन, हाय कितना बोर हो रही हूँ। वो एक झटके से उठी और अपने दोनों चोटी वाले बालों को झटकती हुई बोली, ग्रेटर दैन, बस अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं कबीर को ढूंढती हूँ। धीरे धीरे वो कमरे से बाहर निकली। लंबे कॉरिडोर में उसके पांवों की हल्की सी टप टप गूंज रही थी। वो दरवाजों को एक एक कर देखती हुई आगे बढ़ती गई। कहाँ होगा वो हैंडसम बॉय? आखिर उसकी नज़र एक कमरे पर टिकती है, स्टडी रूम। वो धीरे से दरवाज़ा खोलती है। अंदर कबीर फाइलों में खोया बैठा था। दरवाजे की आवाज़ सुनकर उसने हल्का सा सिर उठाया, पर कुछ नहीं बोला। बस केवल एक नज़र और फिर वापस फाइल। आशु धीरे धीरे उसके पास आई, जैसे कोई बिल्ली पंजों पर चलती है। आशु, क्या कर रहे हो, हैंडसम बॉय? कबीर ने हल्की सी मुस्कान दबाने की कोशिश की। काम कर रहा हूँ। और तुम्हें आराम करना था, है ना? आशु ने मुंह फुलाते हुए कहा। कितना आराम करूं? बोर हो गई हूँ। कबीर ने गहरी सांस ली। ग्रेटर दैन, ठीक है, बैठ सकती हो, पर शोर मत करना। आशु खुश होकर कुर्सी खींचती है। थैंक यू। क्या मैं आपकी मदद करूं? फाइलें देख लूं? कबीर मजाक में बोल पड़ा। फाइलें? जरूर, अगर पढ़ना आता है तो। ये सुनकर आशु ने आंखें बड़ी कर लीं। ग्रेटर दैन, क्या मुझे अनपढ़ समझते हो? वो बिना एक शब्द बोले एक फाइल उठाती है। फाइल में चीनी भाषा, चाइनीज में डाटा भरा था और आशु ने उसे बड़ी आसानी से पढ़ना शुरू कर दिया। कबीर की आंखें एक पल को चौड़ी हो गईं। वो चुपचाप बैठा उसे देखता रहा। ये लड़की आखिर है कौन? इतनी स्मार्ट कैसे? और मेरी टीम अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कर पाई। आशु जब डेटाशीट पढ़ चुकी तो कबीर ने धीरे से पूछा, आशु, तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? आशु ने गर्दन झुकाते हुए कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, पर मौका नहीं मिला। पर मैं इंटेलिजेंट हूँ, मुझे पढ़ने में मजा आता है। कबीर पहली बार उसके चेहरे पर गर्व और एक निर्माहट के साथ मुस्कुराया। ठीक है, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारा एडमिशन करवाता हूँ। स्कूल या कॉलेज, जहाँ तुम चाहो। ये सुनते ही आशु उछलती हुई खड़ी हो गई और कमरे में गोल गोल घूमने लगी। ग्रेटर दैन, सच में, मैं पढ़ सकती हूँ। कबीर उसे देखकर हंस पड़ा। हाँ, पर एक दिक्कत है। आशु ठिठक गई। क्या? कबीर गंभीर हुआ। तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। बिना डॉक्यूमेंट एडमिशन मुश्किल है, और स्कूल वाले तुम्हारी बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए एग्जाम भी लेंगे। आशु ने एक लंबी सांस ली, फिर आंखों में चमक लाकर बोली, आप जब चाहे एग्जाम लेने दीजिए, मैं पूरा पास करूंगी, मैं फुल मार्क्स लाऊंगी। कबीर ने भौं उठाई। रियली? इतनी स्मार्ट हो तुम? आशु गर्व से सीना फुलाकर बोली, हाँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। और फिर हंसने लगी। उसकी खिलखिलाहट सुनकर कबीर के चेहरे पर वो मुस्कान आई जो शायद ही कोई देखता था। किसी जंग से भरी जिंदगी में किसी मासूम की खुशी ने एक छोटा सा सुकून भर दिया। और कहानी यहीं पर थोड़ी रुकती है, जैसे जिंदगी ने एक नन्हा सा ठहराव लिया हो। एक नई शुरुआत, एक मासूम के सपने और एक खतरनाक माफिया का नर्म दिल। आगे क्या होगा? क्या कबीर सच में आशु की पढ़ाई शुरू करवाएगा? क्या स्कूल में नई मुसीबतें इंतजार कर रही होंगी? जुड़े रहिए इनोसेंट गर्ल दिल लव माफिया बॉय। चैप्टर 7, पहली परीक्षा, पहली धड़कन 1। शाम ढल चुकी थी। पूरे पैलेस में अजीब सी खामोशी फैल रही थी। सिर्फ एक जगह हल्की रोशनी थी, कबीर का स्टडी रूम। कबीर अपनी कुर्सी पर बैठा फाइलों में डूबा था। रात के इस सन्नाटे में सिर्फ पन्नों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक ठंडक और गहरी एकाग्रता थी। कुछ देर बाद आशु की आंखें झपकने लगीं। वो जम्हाई लेते हुए बोली, मैं जा रही हूँ सोने। बाय हैंडसम बॉय। वो सुस्त चाल से बाहर निकली और कमरे से गायब हो गई। कबीर उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद स्टडी रूम, दरवाजे से टन टन की आवाज आती है। कबीर, कम इन, अंदर आते हैं, मैक्स।
जैक, जैक्सन और टायसन चारों सोफे पर फैलकर बैठ जाते हैं। ठीक उसी वक्त अचानक एक छोटी सी बिल्ली कमरे में घुसती है और सीधे कबीर की गोद में कूद जाती है। मैक्स शरारत से, क्या तुम उससे प्यार करते हो? कबीर बिल्ली को सहला रहा था, पर मैक्स की बात सुनते ही उसका हाथ रुक गया। उसकी ठंडी आंखें गहरी हो गईं, पर खुद को संभालकर वो बोला, मुझे नहीं पता। जैक्सन गंभीर स्वर में, किससे क्या छिपाना कबीर? तुम्हारे चेहरे की नरमी, तुम्हारी निगाहें, तुम्हारी आवाज का बदलना, ये सब प्यार है। कबीर का चेहरा कस गया। बकवास बंद करो। तभी टायसन आगे झुककर भारी आवाज में बोला, हम यहाँ मजाक करने नहीं आए। खबर मिली है वो आदमी शहर में वापस आ चुका है। कबीर की आंखें चमकी, उसके होठों पर वो खतरनाक, डर पैदा करने वाली मुस्कान उभरी, जो किसी आम इंसान की जान निकाल दे। ग्रेटर दैन, बहुत अच्छा। जैसा मैंने प्लान किया था वैसा ही हुआ। वो अपने घोंसले से निकला है, अब मेरे जाल में आएगा, और जिस दिन सामने आएगा उसी दिन उसकी दुनिया खत्म। चारों दोस्त भी उसकी डार्क मुस्कान देखकर मुस्कुरा दिए। पूरा कमरा मानो एक दहकती अंधेरी ऊर्जा से भर गया था। और वहीं दूसरी तरफ हमारी प्यारी आशु, वो तो अपने रूम में मुंह खुला खर्राटे मारते हुए एंजल की तरह सो रही थी, इस अंधेरी दुनिया से एकदम बेपरवाह। सूर्यास्त, अगली सुबह, नया दिन, नई शुरुआत। आशु समय से पहले उठ गई। कबीर ने रात को ही अलार्म सेट कर दिया था। आज उसका एडमिशन और पहला एग्जाम था। वो झटपट फ्रेश हुई और तैयारी में लग गई। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी, चेक मार्क सफेद शर्ट, चेक मार्क काला नीला स्कर्ट, चेक मार्क ब्लैक गोल्डन स्कूल जैकेट, चेक मार्क प्यारे से 2 पोनीटेल, चेक मार्क और एक छोटा सा ब्रेसलेट। शीशे में खुद को देखकर वो मुस्कुराई। ग्रेटर दैन, मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ। नीचे हॉल में आते ही चारों दोस्त खड़े थे। सभी का ध्यान उसी की तरफ था। कबीर ने जैसे ही उसे देखा, वो अनजाने में मुस्कुराया, एकदम डॉल लग रही हो। आशु इतनी खुश हुई कि उसने उछलकर कबीर के गाल पर किस कर दी। थैंक यू, हैंडसम बॉय। कबीर का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसने जल्दी से नजरें फेर ली। मैक्स बोला, चलो चलते हैं, कल स्कूल जाने का सफर। पांचों लोग लग्जरी कारों में बैठते हैं। कबीर और आशु एक ही कार में। करीब 1 घंटे बाद कार स्कूल के गेट पर रुकती है। अभी क्लास शुरू नहीं हुई थी, एडमिशन का समय था। कबीर सीधे टीचर्स के रूम में गया और औपचारिकताएं पूरी की। फिर उसने आशु को क्वेश्चन पेपर दिया। ये एग्जाम है, पूरा करना है। आशु शांत होकर बैठ गई। उसने बेझिझक सब लिखना शुरू कर दिया। सिर्फ 30 मिनट में पेपर पूरा। टीचर्स ने 10 मिनट में चेक किया और हैरान रह गए। ग्रेटर दैन, ये लड़की बहुत टैलेंटेड है। कबीर गर्व से मुस्कुराया। 1 घंटे में सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। आशु का एडमिशन कंफर्म। आज से वो क्लास 11 में पढ़ेगी। कबीर ने उसे एक नया स्कूल बैग दिया। इसमें तुम्हारी सारी बुक्स हैं, ध्यान रखना। आशु ने बैग लिया और अचानक कबीर को गले लगा लिया। मैं आपको बहुत मिस करूंगी, हैंडसम बॉय। 4 दोस्त खड़े होकर सब देख रहे थे। उन्हें पूरा सीन रोमांटिक कॉमेडी जैसा लगा। तभी एक लड़की मैक्स के पास आती है। आप बहुत हैंडसम हो, आपका नंबर मिल सकता है? मैक्स शर्माते हुए, वो मैं। जैक्सन हंसता है, ये अपनी छिछोरी हरकतें कब छोड़ेगा? सभी वापस कार में बैठकर चले जाते हैं। और आशु, वो चुपचाप स्कूल की ओर बढ़ती है, अपने पहले दिन की ओर। दोस्तों, क्या आशु का पहला दिन स्कूल में अच्छा जाएगा? क्या नई मुसीबतें उसका इंतजार कर रही हैं? और कबीर की अंधेरी दुनिया क्या उसे छू पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए। इनोसेंट गर्ल दिल लव माफिया बॉय। चैप्टर 8, पहला दिन, पहली दहकन 1। आज आशु का स्कूल में पहला दिन था। सुबह से ही उसके सीने में हल्की सी धड़कन चली आ रही थी। नया दिन, नया माहौल और एक नई दुनिया। उसने अपनी यूनिफॉर्म संभाल कर पहनी और क्लासरूम की ओर चल पड़ी। कक्ष में दाखिल होते ही उसने देखा कि वहां अलग अलग रंगों के कपड़े पहने विद्यार्थी बैठे थे, हर चेहरा नया और अपनी कहानी लिए हुआ। आशु अपनी सीट पर बैठी ही थी कि सामने एक लड़की आई। उसके चेहरे पर चमक और मुख से आवाज निकलने लगी, अगर तुम हमारी दोस्त बनना चाहती हो। आशु तुरंत बोलती है, क्यों नहीं? लड़की हंसते हुए कहती है, लेकिन पहले तुम्हें एक एग्जाम देना पड़ेगा। पूरे टाइम बोलो, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। आशु मुस्कुराती है और तुरंत बोलना शुरू कर देती है। 10 बार नहीं, 20 बार भी नहीं, उससे भी ज्यादा बार बोलती जाती है। तब वो लड़की हाथ उठाकर कहती है, बस करो,
अब तुम हमारी दोस्त हो। उसके पीछे और भी लगभग 4-5 लड़कियां आ जाती हैं। सब बहुत प्यारी थी, क्यूट क्यूट ड्रेस पहने हुए, एकदम इनोसेंट लग रही थी। आशु उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। क्लास शुरू होती है। क्लास के सारे लड़के आशु को देखकर एकटक देखते रह जाते हैं। वो आज बहुत ही प्यारी लग रही थी, सबको छोटी छोटी स्माइल भी दे रही थी। अमावस्या दूसरी तरफ, कहीं दूर, एक पेड़ पर छिपा हुआ हमारा कबीर दूरबीन लगाकर पूरी क्लास पर नजर रख रहा था। वो पूरा ब्लैक आउटफिट पहने खड़ा था, उसकी निगाहें सिर्फ आशु पर थीं। जैसे ही वह देखता है कि सारे लड़के आशु को देख रहे हैं, उसकी मुट्ठी भिंच जाती है। मन ही मन कहता है, हिम्मत कैसे हुई मेरी आशु को देखने की। पेड़ के नीचे चारों दोस्त बैठे थे। मैक्स, येलो बाल वाला, हल्की मुस्कान के साथ जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, ये पक्का उससे प्यार करता है, मानेगा नहीं कभी। टायसन भी हंसकर कहता है, यार अब तो पक्का है, इससे बच नहीं पाएगा ये। चारों दोस्त खुश थे क्योंकि आखिरकार उनके कबीर के लाइफ में प्यार आया था, जो हमेशा खाली रहा था। छुट्टी का टाइम, जैसे ही छुट्टी होती है, आशु स्कूल गेट से बाहर आती है। तभी एक लग्जरी कार झटके से उसके सामने रुकती है। कबीर, जैक्सन, टायसन और बाकी दोस्त कार से उतरते हैं। आशु उन्हें देखते ही खुशी के मारे दौड़कर कबीर को हग कर लेती है। कबीर भी स्माइल करते हुए धीरे से उसे हग बैक करता है। क्लास की सारी लड़कियां, जो अभी बाहर निकली थीं, चारों हैंडसम लड़कों को देखकर दंग रह जाती हैं। कुछ तो आशु के पास आकर पूछने लगती हैं, ये तुम्हारे भाई हैं? आशु अभी बोल ही रही थी कि मैक्स अपनी नशीली आवाज में कहता है, आपको क्या लगता है मैं इसका भाई हूँ या कुछ और? उसकी बात सुनते ही कई लड़कियां पागल हो जाती हैं और उस पर फ्लर्ट करने लगती हैं। आशु उन्हें इग्नोर करती है और कबीर की ओर देखकर कहती है, चलो बैठो। मैक्स भी वही फ्लर्टी अंदाज में स्माइल देता हुआ बैठ जाता है। बाकी लोग भी कार में बैठ जाते हैं। आशु का कुकिंग प्लान। कार में बैठकर आशु कबीर को देखती है और कहती है, मैं आपके लिए खाना बनाना चाहती हूँ, क्या हम सुपरमार्केट चल सकते हैं? कबीर हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, क्यों नहीं। सारे लोग सुपरमार्केट पहुँचते हैं। लड़कों ने अपने चेहरे मास्क से ढक रखे थे, उनकी पर्सनैलिटी इतनी कमाल की थी कि सारे लोग उन्हें देखकर रुक जाते थे। जहाँ कोई लड़का आशु को घूरता, कबीर तुरंत उसे ऐसी नज़र देता कि वो लड़का 1 सेकंड बाद ही नज़र हटा लेता। साफ देख रहा था, कबीर जैसे कह रहा हो, अगर इसे और देखा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आशु बहुत सारी सब्जियां, मीट, एग्स और चीजें लेती है। पेमेंट के बाद सभी वापस कार में बैठे और पैलेस पहुंच गए। आशु उतरते ही कहती है, सारे सामान को किचन में रख दो, आज मैंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है। मैक्स कहता है, तो तुम्हारी मदद कौन करेगा अब? अंशु फिर प्यारी सी मुस्कान के साथ कबीर को देखती है, आप लोग हैं ना? कबीर कहता है, हाँ क्यों नहीं। आशु अपने कमरे में जाती है, फ्रेश होती है और कपड़े बदल कर आती है, एक क्यूट टॉप और शॉर्ट्स पहनकर। फिर वो किचन में घुस जाती है। करी और चावल किचन में महक। लगभग 1.5 घंटे बाद किचन से इतनी लाजवाब खुशबू आती है कि सबके पेट खुद ब खुद गड़गड़ाने लगते हैं। आशु ने बनाया था चिकन बिरयानी, एग करी, पनीर तड़का, नान, रोटी, राइस और कई तरह की सब्जियां, सब एक से बढ़कर एक। सभी लोग टेबल पर बैठते हैं। खाना देखकर सब आंखें फाड़ कर रह जाते हैं। पहले भगवान से प्रेयर करते हैं, फिर खाना शुरू होता है। सब उसे तारीफों से भर देते हैं। कबीर ज्यादा तारीफ नहीं करता था, पर आज उसके चेहरे पर वो छुपी हुई मुस्कान साफ देख रही थी। आशु खुश हो जाती है। ऐसे ही ये दिन बीत जाता है। चैप्टर 9, ग्रेजुएशन का आखिरी दिन। लगभग 2 साल बीत चुके थे। इन 2 सालों में कबीर और आशु की बॉन्डिंग इतनी गहरी हो गई थी कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। आज आशु का स्कूल का आखिरी दिन था। उसके बाद वो कॉलेज में जाएगी, ग्रेजुएशन शुरू होगा। आज का दिन दोनों के लिए बहुत खास था। कबीर की तैयारी। कबीर अपने रूम में खड़ा था। उसने ब्लैक कलर की कोट पहनी थी, नीचे ब्लैक जीन्स और बालों को जेल से अच्छे से सेट किया था। एक महंगी घड़ी उसके हाथ में चमक रही थी। तभी रूम का डोर खुला। बिना नॉक किए चारों दोस्त अंदर आए। आज चारों ने भी सेम ब्लैक ड्रेसेस पहनी थी। सबकी पर्सनैलिटी जानलेवा लग रही थी। मैक्स हंसते हुए बोला, कबीर चलो, नहीं तो हमारी आशु गुस्सा हो जाएगी। आज उसका बहुत खास दिन है।
कबीर हल्की स्माइल करता है। अब वो मुस्कुराना भी सीख गया था। जिस रहस्यमयी आदमी ने पहले हमला किया था वो भी पकड़ा जा चुका था। अब सब शांत था। कबीर बोलता है, चलो ठीक है, चलते हैं। फिर सब लोग अपनी लग्जरी कार में बैठते हैं और स्कूल के लिए निकल जाते हैं। ग्रेजुएशन कैंप। आशु की बेचैनी। स्कूल में एक लड़की खड़ी थी, लंबे भूरे बाल, बढ़ी हुई हाइट और बेहद क्यूट चेहरा। उसने ब्लैक ग्रेजुएशन ड्रेस पहनी थी और ब्लैक टोपी ग्रेजुएशन कैप लगाई थी। वो बार बार गेट की तरफ देखकर कहती, कब आएंगे, कब आएंगे। उसके दोस्त उसे शांत करते हुए बोले, चल तू अंदर चल, वे आ ही जाएंगे। आशु बोली, तुम लोग जाओ, अगर तुम्हें पीछे की सीट मिल जाए मेरे लिए सीट रखना। सब हंसकर बोले, ठीक है, और हॉल में चले जाते हैं। कबीर का आगमन। तभी बाहर कार आकर रुकती है। पांचों लोग बाहर निकलते हैं। आशु तेजी से उनके पास आती है और मुंह फुलाकर बोलती है, हैंडसम बॉय, आप इतनी लेट क्यों हुए? कबीर स्माइल करता है। मैक्स हंसकर बोलता है, अरे क्या बताऊं। कबीर को फिर से तैयार होने में देर हो गई। समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या पहने। आशु हंस देती है। कबीर कहता है, चलो और लेट नहीं, अंदर चलो। आशु कबीर का हाथ छोड़कर हॉल की तरफ दौड़ जाती है। स्टेज पर आशु। स्टेज पर सबके नाम बुलाए जाते हैं। सबको सर्टिफिकेट मिल रहे थे। फिर आशु का नाम आता है। आशु उत्साह में स्टेज पर चढ़ती है, सर्टिफिकेट लेती है और कबीर की तरफ देखकर उसे एक आंख मारती है और स्माइल करती है। कबीर उसे देखकर हल्का हंसता है, मन ही मन कहता, कितनी छिछोरी है ये, पर कैसी प्यारी लगती है। कबीर के चारों दोस्त स्टेज पर आशु को देखकर सीटी बजाने लगते हैं। पूरा हॉल चारों की हैंडसम पर्सनैलिटी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। टीचर्स, स्टूडेंट्स, माएँ, सब उन्हें देख रहे थे। आखिर में सब स्टूडेंट्स अपनी टोपी हवा में उछालते हैं। कबीर की निगाहें सिर्फ आशु पर थीं। आशु की स्कूल लाइफ खत्म हो चुकी थी। ग्रेजुएशन ट्रीट। सब कार में बैठते हैं। आशु खुश होकर कहती है, मुझे ट्रीट चाहिए, आज मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। मैक्स हंसकर कहता, क्यों नहीं, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। कार एक लग्जरी होटल पर रुकती है। सभी अंदर जाते हैं, टेबल पर बैठते हैं। आशु अपनी पसंद की सारे डिशेज ऑर्डर कर देती है। खाना आने के बाद वो कबीर को देखती है। कबीर समझ जाता है, कहता है, बोलो क्या मन में है। आशु धीरे से बोलती है, मेरे स्कूल वाले दोस्त ग्रेजुएशन ट्रिप पर जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ। कबीर जैसे पत्थर हो गया। आशु को एक पल के लिए भी दूर जाने देना उसे मंजूर नहीं था। वो सख्त आवाज में बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आशु की आंखें भर आती हैं। वो गुस्से में कहती है, प्लीज, मुझे भी फ्रीडम चाहिए। आप कभी कहीं नहीं जाने देते, मैं भी अपने मन से कहीं जा सकती हूँ। कबीर ठंडे स्वर में, नहीं मतलब नहीं। आशु का गुस्सा फूट पड़ता है। वो टेबल पटकती है और बाहर निकल जाती है। कुछ नहीं खाती। कबीर भी गुस्से से भर जाता है। सब देखते हैं कि दोनों में टकराव बढ़ गया है। आशु बाहर खड़ी रो रही होती है, उसकी आंखें लाल थीं। यूरोपीय महल हवेली में टकराव। घर पहुंचकर आशु तुरंत अपने रूम की तरफ दौड़ती है। कबीर पीछे पीछे आता है। वो जल्दी से बोलता है, ठीक है, तुम जा सकती हो। आशु पलटकर खुशी से उसकी तरफ देखती है, लेकिन कबीर बिना कुछ सुने, बिना कुछ कहे, मुड़ जाता है, कार में बैठकर चला जाता है। आशु समझ जाती है कि हैंडसम बॉय खराब मूड में है। वो मन में सोचती है, जब मैं ट्रिप से वापस आऊंगी तो इन्हें मना लूंगी। रात भर वो पैकिंग के बीच इंतजार करती रहती है कि कबीर आएगा, लेकिन वो नहीं आता। सुबह उसके दोस्तों का बार बार फोन आता है, कबीर से आकर बात कर लूंगी। यह सोचकर वो निकलने का फैसला करती है। चारों भाइयों से मिलकर, गले लगाकर वो कार में बैठ जाती है और ट्रिप के लिए निकल जाती है। चैप्टर 10, पिकनिक का खतरा। आशु अपने स्कूल बस में बैठी हुई थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका मन कहीं लग नहीं रहा था, दिल में अजीब सी बेचैनी थी। कुछ देर बाद वो एक लंबी सांस लेती है और खुद से कहती है, मैं लौटकर कबीर को मनाऊंगी और प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कबीर की सारी बातें मानूंगी। वो चाहते हैं कि मैं घर में रहूं, तो मैं रहूंगी, पर अभी थोड़ा एंजॉय कर लेती हूँ। फिर वो अपने दोस्तों के साथ खेलने लगती है, लगभग गाना गाने लग जाती है। बात बिगड़ जाए और उसका मूड कुछ ठीक हो जाता है। पिकनिक स्पॉट पहुंचना। कुछ देर बाद बस पिकनिक स्पॉट पर पहुंचती है। यह एक बड़ा सा हाइकिंग एरिया था, बहुत सुंदर, प्राकृतिक,
हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ। आशु बस से उतरते ही हैरान रह जाती है। वाह, ये कितना खूबसूरत है, इतना सुंदर तो मैंने कभी नहीं देखा। टीचर कहते हैं, चलो हम सब माउंटेन के ऊपर चढ़ेंगे, वहाँ टेंट लगाएंगे, सुबह से आगे की एक्टिविटी कंटिन्यू होगी। सब बच्चे यस मैम कहते हैं और टीचर के पीछे पीछे चलने लगते हैं। आशु भी हाइकिंग वाला पूरा आउटफिट पहने थी। वो आसानी से ऊपर चढ़ सकती थी। हवा में हल्की नमी थी, झरने की आवाजें आ रही थी, वातावरण बेहद शांत और खूबसूरत था। लगभग 2.5 घंटे बाद सभी ऊपर पहुंचते हैं। टीचर के बोलने पर सब टेंट लगाने में लग जाते हैं। 6 बजे तक सारी तैयारी हो जाती है। सूरज ढलना और रात का आराम। सूरज ढल रहा था, सबने मिलकर भगवान की प्रार्थना की, फिर डिनर किया। आशु भी अपने दोस्तों के साथ बहुत मजे करती रही। बहुत थक चुकी थी, इसलिए सोचती है चलो टेंट में जाकर आराम कर लेती हूँ। वो टेंट में जाकर बिस्तर पर गिर जाती है और अंगड़ाई लेते हुए बोलती है, ओ माय गॉड, मैं कितनी थक गई हूँ। फिर उसे ख्याल आता है, एक बार कबीर से बात कर लेती हूँ। वो अपना फ़ोन निकालती है और कबीर को कॉल करती है, पर कॉल नहीं लगता। बार बार कोशिश करती है। उसका मन उदास हो जाता है। वो खुद को समझाती है, नेटवर्क का इश्यू होगा, कोई बात नहीं, बात हो ही जाएगी। धीरे धीरे वो सो जाती है। सूर्यास्त। अगले दिन सुबह सब जल्दी उठ जाते हैं। सब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। नई पौधों की जानकारी ले रहे थे, जगह जगह रुक रहे थे। वहाँ एक खूबसूरत झरना भी था। सब वहाँ जाना चाहते थे पर कुछ टीचर मना कर रहे थे क्योंकि वहीं खतरा भी था। दिन ऐसे ही बीत गया। कल सबको वापस घर लौटना था। आशु बार बार कबीर को कॉल करने की कोशिश करती, पर फोन ही नहीं लग रहा था। वो परेशान हो जाती है पर कुछ कर नहीं सकती थी। हंसिया चांद रात, फिसलती जिंदगी। रात को सब डिनर करके सो जाते हैं। आशु के टेंट में उसकी 2 दोस्त भी थीं। कुछ देर बाद आशु की आंख खुलती है। वो देखती है कि दोनों दोस्त आपस में धीरे धीरे बात कर रही हैं। आशु चुपचाप सुनने लगती है। एक लड़की बोलती है, यार चल ना, बाजू वाले टेंट वाले लड़के जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। दूसरी बोली, हाँ चल, डर किस बात का, इतनी बड़ी हो गई हैं हम। तभी उन्हें एहसास होता है कि आशु जाग गई है। एक लड़की आशु को हिलाते हुए बोलती है, आशु चल ना, कुछ नहीं होगा, सब साथ में जा रहे हैं। आशु पहले घबरा जाती है, फिर झिझकते हुए हाँ बोल देती है। सभी धीरे धीरे टेंट से बाहर निकलते हैं। थोड़ी दूरी पर और भी बच्चे मिल जाते हैं। सब मिलकर झरने, वाटरफॉल की तरफ बढ़ते हैं। ब्लू डायमंड झरना। झरने तक पहुंचते ही सबकी सांसें थम जाती हैं। वो झरना चांदनी रात में नीले डायमंड की तरह चमक रहा था। पानी हल्के ब्लू कलर में चमक रहा था। एक हल्की सी ठंडक हवा में थी। सब बेहद खुश हो जाते हैं। लड़कियां फोटो लेने लगती हैं। दोस्त कहते हैं, चलो टीचर को पता चलने से पहले वापस चलते हैं। तभी टक्कर अचानक एक बहुत तेज चीख सुनाई देती है। आवाज इतनी डरावनी थी कि सबके पैरों से जमीन खिसक गई। कौन चिल्लाया, क्यों चिल्लाया, जानने के लिए अगले चैप्टर में जरूर बने रहिए। तारांकन दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चमकता दिल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 11, झरने की चीख और कबीर की पागलपन। आशु अचानक चिल्लाई, यहाँ भी है, मैं चलती हूँ। वो पीछे हटते हुए तेजी से चलती है, पर तभी उसके पैर पर पत्थर फिसलता है और वो गिर पड़ती है। उसके पैर में तेज दर्द होता है। वो खुद को संभाल नहीं पाती। सामान भी गिरे हुए बिखर जाता है और आशु तड़पते हुए झरने की तरफ ढलान से बहती हुई नीचे गिरने लगती है। वो जोर से चिल्लाती है। सारे बच्चे भयभीत हो जाते हैं और भागने बैठते हैं। कुछ बच्चे वहीं ठिठक जाते हैं और चीखें लगाते हैं। सबका दिल दहल उठता है। आशु गिरते गिरते सोचती है, क्या अब मैं मर जाऊंगी? क्या यही मेरी आखिरी सांसें हैं? वो आंखें बंद कर देती है। उस अंधकार में सिर्फ एक लड़के का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता है। आपको बताने की जरूरत नहीं कि वो किसका चेहरा था। वो बहुत हैंडसम था। आशु के होठों से फुसफुसाकर नाम निकलता है, कबीर। और उसी क्षण दूसरी तरफ हमारा कबीर, जो अपने बेड में सोने की कोशिश कर रहा था, पर सो नहीं पा रहा था। उसके दिल को एहसास हो गया था कि कुछ बुरा हुआ है। उसने अपना फोन हाथों में पकड़ा हुआ था और बार बार फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, पर फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। वो झटके से उठ खड़ा हुआ और बालकनी की तरफ चला गया। सिगरेट निकालकर तेजी से पीने लगा।
10 मिनट तक सिगरेट फूंकने के बाद भी उसका दिल शांत न हुआ। फिर उसने अपने असिस्टेंट को कॉल किया और कहा, तैयार करो, हेलीकॉप्टर चाहिए, मैं अभी वहां जा रहा हूँ, उसे लेकर आऊंगा। मुझे फौक नहीं पड़ता, वह मुझसे नफरत करेगी तो भी, बस मुझे अपने पास चाहिए, वो भी अभी। दूसरी तरफ पिकनिक जगह पर सब बच्चे व टीचर डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। कुछ बच्चे वहीं ठहर गए, कुछ दूरी पर दौड़े और टीचर को जगाकर चिल्ला चिल्लाकर मदद मांगी। प्रिंसिपल मौके पर पहुंचकर तुरंत इमरजेंसी कॉल कर देता है। पुलिस को सूचना मिलते ही आधे घंटे के भीतर एक बड़ी राहत टीम और आर्मी की हेलीकॉप्टर आवाजें सुनाई दी। बचाने के लिए फौज और पुलिस का पूरा सरगराह मुट्ठी भर पंक्तियां बनाकर आ गया। वहां पहुंचकर यह हालत देखी जाती है कि झरने का पानी गहरा और खतरनाक था। कुछ नौकरी वाले अधिकारी, पुलिस और आर्मी कहते हैं कि हालत बहुत गंभीर है, लाश मिलने की संभावना कम है, जिंदा मिलना लगभग असंभव सा है। सभी मन ही मन यही सोच रहे थे, पर कोई जोर से कुछ कह नहीं रहा था। नजरें गहरी चिंता और निराशा में डूबी थीं। सीन शिफ्ट होता है, अब हम वापस कबीर की ओर जाते हैं। कबीर हेलीकॉप्टर में बैठा था, आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो चांद की ओर एक निगाह डालकर तेजी से उस नुक्कड़ तक पहुंच गया जहां भीड़ जमा थी। वहां उतरते ही उसने स्थिति समझनी चाहिए। लोगों की भीड़, रोते हुए टीचर, चिंतित अभिभावक और तैनात पुलिस अधिकारी। एक आदमी कहता है, लगभग 5 घंटे हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला, हमें नहीं लगता कि लड़की बची होगी। कबीर का गुस्सा चरम पर था। उसने पूछा, उस लड़की का नाम क्या था? एक गांव वाला जो इलाके का रहवासी था बताने लगा, शायद उसका नाम आशु था। वो लड़की खाई में डूब गई है। ये सुनते ही कबीर एकदम पागल जैसा हो गया। वो इधर उधर भागने लगा, घबराहट में पूछता है, कहाँ गिरी थी, किस साइड पर? उसके बॉडीगार्ड्स और उसकी टीम हर कोने में खोजबीन करने लगे। वीडियो फुटेज, लोकेशन, हर एंगल से। पुलिस कमांडर भी मौके पर आया। उसने सलामी दी और कहा, सर, हमने पूरी कोशिश की, पर हालत बेहद गंभीर है, गहरे पानी में अभी तक कुछ नहीं मिला। कमांडर की बात सुनकर भी कबीर शांत नहीं हुआ। उसकी आंखें सुनहरी और काली लौ में चमक रही थी। वो बेइंतहा परेशान और उत्तेजित था। कबीर ने तुरंत अपने असिस्टेंट से कहा, सब रिकॉर्ड निकालो, हर फुटेज, सब ढूंढो। फिर खुद भी झरने के किनारे जाने की तैयारी करने लगा, मगर पानी बहुत गहरा था, कूदना जानलेवा था। असिस्टेंट ने रोका, सर, आप ऐसा मत कीजिए, आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, आप अपने परिवार के बारे में तो सोचिए। कबीर चिल्लाया, गुस्से में असिस्टेंट को धक्का दे दिया। असिस्टेंट के मुंह से खून बहने लगा, पर वो फिर भी खड़ा हुआ और कबीर को रोकने की कोशिश किया, कहते हुए, नहीं सर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं आपकी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता, अगर कुछ हुआ तो इसके नतीजे। कबीर ने उसे धक्का मारा और असिस्टेंट ने जब उसे पकड़ा तो कबीर और भी उग्र हो गया। उसने असिस्टेंट को थप्पड़ मार दिया। असिस्टेंट का मुंह से खून निकलने लगा, पर वो हिम्मत कर खड़ा रहा। तभी दूसरे लोगों ने बीच बचाव किया और उसे रोकने की कोशिश की, पर कबीर का नियंत्रण टूट चुका था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, पसीना छूट रहा था। तभी किसी ने पीछे से तेज इंजेक्शन निकालकर कबीर की नस में लगा दिया। एक तेज दवा और कबीर का शरीर थर्रा उठा। उसकी आंखें थम सी गईं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लोग घबरा कर इधर उधर देखे रहे थे, किसने कबीर को इंजेक्ट किया? ये सबके लिए सवाल बन गया। यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। हलचल, उथल पुथल और एक बड़ा सवाल, क्या आशु बच पाएगी? और अगला, कबीर की हालत क्या होगी जब वो होश में आएगा? चैप्टर 12, इंजेक्शन, वादा और 2 साल की खामोशी। दोस्तों, जैसा देखा गया, वो इंजेक्शन असिस्टेंट ने ही कबीर को लगाया था। असिस्टेंट ने एक लंबी सांस ली, अपने बेहोश बॉस को देखा और कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारी ताकत लगा दूंगा आशु को ढूंढने पर आपकी जान ही मेरे लिए सबसे जरूरी है। मैं आपको ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। कबीर बेहोश पड़ा हुआ था, पर असिस्टेंट ने कबीर को उठाकर कार में लेटा और असिस्टेंट ने सबको जोर से हुक्म दिए कि जगह की पूरी तरह जांच की जाए। उसने फोन करवाए और आदमियों को बुलाया। जी, चप्पा चप्पा यहाँ देखो, जहाँ झरना है वहाँ की स्पॉटिंग करो, गांव के लोगों से भी पूछताछ करो, हर तरफ तलाशी होनी चाहिए, आशु का पता लगाना है। तुरंत टीमों ने वीडियो, मोबाइल लोकेशन और चारों दिशाओं की खोज शुरू कर दी। कबीर के आदमी, पुलिस और बचाव दल ने हर छोटी बड़ी क्लिप और फुटेज खंगाली।
पर आशु का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ समय बाद कबीर के सारे दोस्त वहां आ गए। 2 घंटे बाद जैक ने बेहोश कबीर की तरफ देखते हुए कहा। कबीर, जो कभी क्रूर था पर आशु के लिए बदल गया था, अब उसकी बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। मैक्स ने घबराते हुए कहा, अगर फिर न मिल पाए तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों के आंसुओं में आशा और दर्द दोनों थे। कबीर ने हर संभव कोशिश की, बेसुध होकर, खुद को मारते हुए भी, पर आशु नहीं मिली। समय बीता और 2 साल निकल गए। इन 2 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया। कबीर पहले से भी ज्यादा कठोर और क्रूर हो गया। उसने दोस्तों से दूरी बना ली, अकेला रहने लगा, पीना शुरू कर दिया। उसने अपने सीने पर एक टैटू बनवा लिया, आशु का नाम। कमरे की दीवारों पर सिर्फ आशु की तस्वीरें लगी रहीं। उसके रूम का हर कोना अब उसी का था। कबीर का वो क्रूर चेहरा अब और भी गंभीर दिखता था, पर अंदर कहीं एक टूटन कायम थी। उसकी दुनिया में आशु ही सब कुछ बन चुकी थी। गांव, एक झोपड़ी में एक मासूम लड़की। सीन शिफ्ट होता है। हम एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। वहां एक झोपड़ी थी और उसी में एक लड़की रहती है। वो लड़की बहुत क्यूट दिखती है। उसने पैंट और ऊपर पिंक कलर की टॉप पहनी हुई थी। उसके बालों में एक रिबन जैसी हेडबैंड लगी थी और उसके सामने व्हीलचेयर में उसका दादा बैठा था। आशु हंसकर कहती है, ग्रैंडफादर, अब कैसी दिख रही हूँ? दादा ने जी ने जवाब दिया, बड़ी वाली चोरनी लग रही हूँ बेटा। लड़की खिलखिलाकर जवाब देती है, ग्रैंडफादर, आप थोड़ा अच्छा शब्द भी बोल दीजिए। क्यूट चोरनी या ब्यूटीफुल चोरनी भी कह देते। सिर्फ चोरनी तो अच्छा नहीं लगता। दादा हंसकर कहता है, अच्छा ठीक है, तू जाकर सामान ले आ। आज पहली बार इतनी बड़ी चोरी करने जा रही है ना? डर तो नहीं लग रहा है? लड़की हंसते हुए अपने दादा को चिढ़ाती है, फिर कहती है, ग्रैंडफादर, मैं डरूंगी? कभी नहीं। फिर वो अपने कमरे में जाती है। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, पर साफ सुथरा और सुंदर था। दीवार पर कुछ पोस्टर लगे थे। उनमें एक पोस्टर पर एक लड़के की तस्वीर थी। लड़की उस पोस्टर को उठाती है और धीरे से बोलती है, मुझे तुमसे मिलने की बहुत इच्छा है, पर मैं चाहकर भी अभी तुमसे नहीं मिल सकती, लेकिन मैं जल्दी आऊंगी। वो पोस्टर को फोल्ड कर अपनी जेब में रख लेती है और कहती है, जब ये पोस्टर मेरी जेब में होगा तो ऐसा लगेगा तुम मेरे जेब में हो और मुझे ताकत मिलती है। वो प्यारी सी मुस्कान देती है और बाहर निकल पड़ती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, क्या वो लड़की आशु ही है या कोई और जिस हैंडसम लड़के की तस्वीर पोस्टर पर थी, क्या वो वही कबीर था या कोई और? आप समझदार पाठक हैं, पहले संकेतों से आप अंदाजा लगा ही रहे होंगे। आगे की कहानी में इन सवालों के जवाब मिलेंगे, बने रहिए। चैप्टर 13, प्रोफेशनल तरीके से। बिना प्लॉट बदले तो फिर वो लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है और अपने ग्रैंडफादर को देखकर घुटनों के बल उनके सामने बैठ जाती है। वो उनके हाथों को पकड़कर प्यार से कहती है, मेरे अतीत के बारे में बिना पूछे आपने मेरा साथ दिया, मुझे ट्रेनिंग दी ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। तभी वो बुजुर्ग आदमी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, मुझे तेरी बहुत चिंता रहती है, पर मुझे पता है कि अगर मैं तुझे रोकूंगा तो तू रुकेगी नहीं, क्योंकि तेरी आंखों में आज मैंने बदला लेने की आग देखी है। हाँ दोस्तों, वो लड़की कोई और नहीं, हमारी आशु ही थी। वो कैसी बनी, क्या हुआ, ये मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल कहानी आगे बढ़ाते हैं। आशु अपने ग्रैंडफादर को देखते हुए कहती है, अगर मैं अपनी प्रॉब्लम को जल्दी हल नहीं करूंगी तो मैं उसके करीब कैसे पहुंच पाऊंगी, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। ग्रैंडफादर माहौल हल्का करने के लिए हंसते हुए कहते हैं, ओ बदनसीब, किस लड़के से प्यार करती है तू? आशु तुरंत मुंह बनाकर कहती है, ग्रैंडफादर, आप पूरे इमोशनल मोमेंट को बर्बाद कर देते हो। जब देखो कॉमेडी। दोनों हंस पड़ते हैं। आशु उन्हें गले लगाती है और कहती है, ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगी। फिर वो पूरा ब्लैक आउटफिट पहनती है, ब्लैक जैकेट, ब्लैक टोपी, ब्लैक मास्क, और धीरे से बाहर निकल जाती है। 3 शिफ्ट, पहाड़ों के बीच आशु का घर। वो घर पहाड़ियों के बीच था। अब हमारी आशु बहुत लंबी हो चुकी थी, और भी सुंदर, और भी आकर्षक। अब वो एक खूबसूरत महिला बन चुकी थी, जिसे देखकर कोई भी लड़का देखता ही रह जाए, और समझदार भी, बहुत ज्यादा। चेक मार्क। सीन शिफ्ट, बड़ा मेंशन। एक बड़ा सा मेंशन दिखाया जाता है। एक आदमी अपने हाथों में कीमती ब्रीफकेस लेकर अंदर भागता है और कहता है, सर, यह आ गया। वो एक शानदार ऑफिस में पहुंचता है। चेयर घूमती है और उसमें बैठा था हमारा हैंडसम,
खतरनाक हमारा हैंडसम, खतरनाक, डार्क लुक वाला हीरो कबीर। उसके लंबे बाल कानों तक थे, काले और भूरे मिले हुए, आंखें हल्की गोल्डन, हल्की दाढ़ी मूंछ, और उसकी बॉडी एकदम कटी छटी, डैशिंग, जानलेवा। कबीर सिगार उठाता है और मुस्कुराता हुआ कहता है, चलो देखूं, इस आदमी ने ऐसा क्या लाया है जिसके लिए उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी। असिस्टेंट तुरंत ब्रीफकेस खोलता है, उसमें एक बड़ा सा ब्लू डायमंड चमक रहा था। कबीर उसे हाथ में लेकर घूरते हुए कहता है, बहुत अच्छा, इसे हाई सिक्योरिटी में रखवाओ, मेरे होते हुए कोई नहीं चुरा सकता। असिस्टेंट यस सर कहता है और डायमंड को बेस्ट सिक्योरिटी में रखवा देता है। कबीर खिड़की के पास जाकर चांद को घूरता है और सिगार पीने लगता है। चेक मार्क सीन शिफ्ट। एक बस में बैठी आशु, वही लड़की आशु एक बस में बैठी थी। वो बोलती है, लोकेशन यही बता रही है, डायमंड यही होगा। जैसे ही यह डायमंड मिलेगा वो एम्पायर फैमिली मेरे घुटनों पर गिरेगी। जितना उन्होंने मेरे माँ बाप को परेशान किया, मार दिया, मैं बदला लूंगी। बस रुकती है, वो नीचे उतरती है और जंगल की तरफ बढ़ जाती है, फिर अपना स्केटबोर्ड निकालती है और तेजी से पहाड़ों की तरफ जाती है। जल्द ही सामने बड़ा सा पैलेस दिखता है। वो दूरबीन से पैलेस के अंदर नजरें जमाती है, फिर अपने बैग से लैपटॉप निकालती है और तेजी से कोडिंग करती है। पूरी हवेली की लाइटें 30 सेकंड के लिए बंद हो जाती हैं। उसका काम हो जाता है। वो स्केटबोर्ड पर तेजी से हवेली की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है जहां कैमरे नहीं थे, लाइट वापस आ जाती है। सारे गार्ड घबरा जाते हैं। डायमंड ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं, सब चेक करते हैं। डायमंड वही था। उधर हमारी आशु अपनी चालाकी से हवेली के अंदर पहुंच चुकी थी। वो धीरे धीरे छिपते हुए उस कमरे तक जाती है, फिर वैंट से अंदर घुसती है और सीधा रूफटॉप पर पहुंच जाती है। फिर बटन दबाकर फिर से 30 सेकंड के लिए लाइट बंद कर देती है। नीचे उतरकर वो बॉक्स खोलती है, ब्लू डायमंड निकालकर नकली डायमंड रख देती है। सब बिना आवाज, बिना निशान। काम पूरा होते ही वो पाइपलाइन की मदद से दूसरे साइड उतरती है। तभी कदमों की आवाज। गार्ड बातें कर रहे थे। तुम्हें सच में लगता है बिग बॉस की शादी होने वाली है? आशु की आंखें फैल जाती हैं। किसकी शादी? दूसरा गार्ड कहता है, हमारे कबीर बॉस की शादी होने वाली है। आशु एकदम सुन्न, जैसे उसकी सांस रुक गई हो। क्या कबीर? नहीं, मेरा कबीर तो मुझे भुला ही चुका। कोई और कबीर होगा, मेरे वाला नहीं। वो छुपती है, पर जैसे ही उसकी नज़र सामने लगे पोस्टर पर पड़ती है, कबीर की फोटो, और नीचे लिखा था, 2 दिन में कबीर की एंगेजमेंट। आशु की दुनिया एक पल में टूट जाती है। नहीं, मेरा कबीर किसी और के साथ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखें भर आती हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आशु क्या करेगी? क्या वो कबीर से मिलेगी या वापस चली जाएगी? जाने के लिए कहानी में बने रहिए दिल। चेक मार्क चैप्टर 14। तो दोस्तों, आपने अब तक देखा कि आशु को पता लगा कि कबीर की शादी होने वाली है। तो ये कैसे हुआ, ये हम जानते हैं। तो हम चलते हैं फ्लैशबैक की तरफ। कबीर अपने केबिन में बैठा हुआ था और वो अपने काम में पूरी तरीके से बिजी था। तभी उसका फोन बजता है, तो उसमें लिखा रहता है, ग्रैंडफादर। कबीर की इच्छा तो नहीं हो रही थी फोन उठाने की, पर वो उठाता है और कहता है, क्या काम है आपको? कबीर अपने अदाकारी वाले लहजे में बोलता है। तभी उसके ग्रैंडफादर की आवाज आती है, मैंने तुम्हारी शादी की बात कर ली है और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे इंट्रोड्यूस करो। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी कि तुम शादी करो। कबीर कहता है, मेरी इच्छा नहीं है। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम्हें पता है कि तुम्हें शादी करना ही पड़ेगा, तभी तो पावर मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तुम्हें कोई भी साथ नहीं देगा, समझे? और तुम तो अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहते हो, तो मेरी तरफ से तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम शादी कर लो, समझे? मैं अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ। कबीर मजबूरी में कहता है, ठीक है ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम्हें जानना है किससे शादी हो रही है? कबीर कहता है, नहीं, जरूरत नहीं, बस मेरी नाम की बीवी रहेगी और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। उसे बस बताना पड़ेगा कि वो कबीर की पत्नी कैसे बनेगी। और कबीर फोन काट देता है, फिर अपनी मुठियां कस लेता है और अपने सीने को छूता है, जहां उसने आंसू का टैटू बनवाया था, और कहता है,
मुझे पता है कि तुम जिंदा हो, तभी तो मेरे दिल की धड़कन चल रही है। जब तुम इस दुनिया में रहोगी नहीं, तो तुम्हारा कबीर कैसे रह सकता है? बस तुम कहाँ हो ये पता लगाना है। तुम होश में आ गई तो अपने कबीर के पास क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखा था। ये सब हुआ था दोस्तों। अब कहानी आगे बढ़ती है। आंसू वहां से पहले ही निकल चुकी थी और कहती है, नहीं, कबीर ऐसा नहीं कर सकता। तभी वो उस रोड पर पहुंच जाती है जहां से वो आई थी। वो पेड़ के पीछे छुप जाती है और देखती है कि एक लग्जरी कार जा रही है। उसकी नज़र तुरंत उस कार पर पड़ती है। अंदर कबीर था और उसके बॉडीगार्ड्स उसके साथ थे। कबीर ने एक अजीब से रेड ड्रैगन वाला ब्रोच लगाया हुआ था। आशु समझ गई, कबीर इसी कार में है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और जंगल की तरफ घुस जाती है। फिर एक शॉर्टकट लेकर रोड के आगे पहुंच जाती है। आंखों फिर अपने स्मोकिंग बॉम्ब फेंकती है जिससे चारों तरफ धुआं हो जाता है। वो रास्ते में कांटे बिछा देती है ताकि कार का टायर पंचर हो जाए। फिर वो तुरंत अपनी गन उठाती है। जैसे ही कार रुकती है, वो पीछे जाकर बैकसीट का दरवाज़ा खोलती है। धुएं की वजह से किसी को दिख नहीं रहा था। आशु उन पर जलन वाली स्मोक बॉल फेंकती है। सारे सिक्योरिटी वाले इधर उधर भाग जाते हैं। आशु चिल्लाती है, खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो तुम सबकी दुनिया इधर से उधर कर दूंगी, समझे? सिक्योरिटी वाले डरकर कहते हैं। ठीक है। आशु ड्राइवर से चाबी लेती है। वो कबीर के दोनों हाथों को कसकर लॉक करती है। उसकी आंखों पर पट्टी बांधती है और उसे बैक सीट पर धकेल देती है। फिर वो खुद ड्राइवर सीट में बैठकर कार स्टार्ट करती है और तेजी से वहां से निकल जाती है। पीछे वाली कार का टायर पंचर नहीं हुआ था, लेकिन तब भी वो उन्हें चकमा देकर निकल जाती है। आशु बहुत चालाक थी। उसने सिक्योरिटी वालों से उनके फोन भी ले लिए थे ताकि कोई तुरंत खबर न कर सके। 2 घंटे बाद कार एक झोपड़ी के सामने रुकती है। आशु कबीर को बाहर खींचती है और गन उसके कनपटी पर रखकर कहती है, जल्दी से बाहर आओ। लेकिन कबीर कोई रिएक्शन नहीं देता। आशु फिर चिल्लाती है, जल्दी बाहर आओ। फिर भी कबीर शांत। आशु चौंक जाती है। वो कार के अंदर जाती है और पट्टी हटाती है। कबीर की आंखें बंद थीं। उसका शरीर ढीला पड़ चुका था। इसे क्या हुआ? आशु उसके गालों को पकड़कर हिलाती है। कबीर, उठो, क्या हुआ तुम्हें? तभी अचानक कार का दरवाज़ा बंद हो जाता है और लॉक हो जाता है। आशु सोच भी नहीं पाती। तभी उसकी गन हाथ से छूट जाती है। उसे ध्यान ही नहीं था कि कबीर के हाथों में लगी जंजीर टूट चुकी थी। आशु हैरान होकर कबीर को देखती है। कबीर की आंखें खुलती हैं। बहुत खतरनाक नजरें। वो अपने मुंह की पट्टी हटाता है और गहरी आवाज में कहता है, कौन हो तुम? किसने तुम्हें भेजा है? किसकी दुश्मन हो? साफ साफ बोलो। कबीर गन उठाकर उसकी तरफ तान देता है। आशु डर जाती है। उसे भरोसा नहीं होता कि वो अपने ही कबीर को नहीं पहचान पा रही। आशु भागने की कोशिश करती है, लेकिन कबीर उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो उसे कार की सीट पर लिटा देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। गन उसके ऊपर रखकर कहता है, कौन हो तुम? किसने भेजा है? तभी कबीर की नज़र उसकी आंखों पर पड़ती है। वो आंखें वही थीं। वो देखता रह जाता है। दिल बहुत तेज धड़कने लगता है। वो अपने आप से कहता है, नहीं, यह नहीं हो सकती। वो धीरे से उसका मास्क हटाने की कोशिश करता है। आशु तुरंत अपना चेहरा घुमा लेती है, लेकिन कबीर तेजी से उसके मुंह का मास्क हटा देता है। उसके सामने एक बेहद सुंदर लड़की, स्ट्रॉबेरी जैसे होंठ, बड़ी बड़ी चमकीली आंखें, बिखरे बाल, उसका बदला हुआ रूप। कबीर की धड़कन पागल हो जाती है। वो हकपका कर कहता है, ये वही मेरी क्रिस्टल डॉल। वो कुछ नहीं पूछता, बस अचानक वो अपने गर्म होंठ आशु के होंठों पर रख देता है। वो उसे बहुत जोर से किस करने लगता है। आशु तो समझ ही नहीं पाती कि क्या हो रहा है। कबीर गन को फेंक देता है और दोनों हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। आशु पुश करने की कोशिश करती है। क्या कर रहे हो? छोड़ो। उसकी सांसें अटकने लगती हैं। वो बहुत देर तक किस करता रहता है, लगभग 20 मिनट। जब आशु बेहोश होने वाली होती है, तब जाकर वो रुकता है। उस समय आशु के होंठ पूरे लाल और सूजे हुए थे। अरे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तारांकन। तो दोस्तों, इस प्रीमियम संडे स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां एक मासूम लड़की का दिल धड़कता है एक खतरनाक, तन्हा और बेमिसाल हैंडसम माफिया बॉस के लिए।
एक ऐसी लव स्टोरी जो दिल से शुरू होकर किस्मत तक पहुंचती है, जहां मासूमियत टकराती है माफिया की दुनिया से और हर कदम पर खड़ी होती है प्यार और खतरे की जंग। क्या प्यार अंधेरों को हरा पाएगा? क्या दो टूटे दिल फिर एक दूसरे तक पहुंच पाएंगे? आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम लेकर आए हैं आपकी फेवरेट सीरीज का धमाकेदार समापन, 1 सीजन 1 कंप्लीट 1। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बस एक नए मोड़ पर पहुंच रहा है। अगर आप सीजन 2 सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, थम्स अप का चिन्ह और शेयर लाउडस्पीकर कीजिए। आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं सीजन 2 बहुत जल्दी लेकर आऊंगी। स्टे ट्यून्ड। दिल